सो भाई चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कानून का होना बहुत जरूरी है, बट ये वो वाला कानून नहीं है जिससे चीजें व्यवस्थित होती हैं। आपका एग्जाम का सिलेबस व्यवस्थित हो जाए, ये वो वाला कानून है। लॉ ऑफ सप्लाई, अल्फ्रेड मार्शल जी का तो नाम सुना ही होगा। लॉ ऑफ डिमांड के रचयिता थे वो, काफी कुछ इकोनॉमिक्स में रचा उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि बाकी चीजें जाए भाड़ में, वी आर कंसर्न्ड ओनली विद प्राइस। आई रिपीट, वी आर कंसर्न्ड ओनली विद प्राइस। तो अभी अभी आपने प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर में जो चीज देखी पिछली स्लाइड में, दैट वाज फोकसिंग ऑन सप्लाई फंक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो। सप्लाई फंक्शन में आपने बात की प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की बच्चों, देन आपने बात की प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनपुट कॉस्ट की बात की आपने, गवर्नमेंट की बात की, एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की। सुनाई पड़ी बात। सो अल्फ्रेड चाचू क्या बोल के गए? वो बोल के गए कि भैया हमको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आई रिपीट, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो वो अंग्रेजी में आपको ये बोल के गए, प्लीज इग्नोर दीज। आई रिपीट चलन, क्या बोल के गए वो? प्लीज इग्नोर दीज and consider only and only what is called to be quantity and price। तो उन्होंने बोला कि भाई आप सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी के रिश्ते को समझिए, बाकी सारे रिश्ते नाते मिथ्या हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। तो सिंपल भाषा में प्राइस और क्वांटिटी का जो रिश्ता होता है, इन चीजों को इग्नोर करके उस रिश्ते को क्या नाम दिया जाता है? लॉ ऑफ सप्लाई। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? खोपड़े में बात गई। तो सुना होगा, मियाँ यस बीवी सर। राजी तो क्या करेगा काजी। लड़का और लड़की राजी हैं, तैयार होंगे शादी करने के लिए, तो भाई बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आपके पड़ोस में एक भैया, उनकी शादी हो गई, अपने मर्जी से शादी कर लिए, लड़की लाए, मम्मी से कह रहे लो मम्मी अपनी बहू को आशीर्वाद दो। मम्मी कह, हाय राम, तूने ये क्या कर दिया, एक बार मेरे से पूछ तो लिया होता। लड़का पता है क्या बोल रहा है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये है पापा, ये है आंटी, ये है गौ माता, और ये है शर्मा जी। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लड़का और लड़की राजी, आपस में फंक्शन कर लिया उन्होंने शादी का, बाकी जनता जाए भाड़ में। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये है जनता, और ये है अपना काम बनता। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो मैनी अ टाइम आपने घर में हरकत की होगी, मैगी थोड़ी सी बची है, अपना खा लो, छोटे भाई बहनों को मिले चाहे ना मिले। क्या किया आपने? छोटे भाई बहन रिमेन कांस्टेंट, ये आप हैं और ये मैगी है। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात बच्चों? तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब हर वो फिनोमेना जहां पे प्राइस के बढ़ने से, आई रिपीट चलन, प्राइस के बढ़ने से सेलर इज विलिंग टू सेल मोर, और घटने से सेलर इज विलिंग टू सेल लेस, इस फिनोमेना को लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है। बट अगर इनकी वजह से ऐसा हो, ज्यादा या कम बेचना चाहें, सॉरी, ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया? इसके लिए एक लैटिन टर्म भी आपको पढ़ाया था, याद करिए क्या था? सेट्रिस पैरिबस। ये लोग घर में नोट्स पढ़ेंगे डेली, वही बता पाएंगे, बाकी तो सिर्फ मेरा चेहरा देखने चले जाते हैं क्लास में। तो मैं सोच रहा हूँ मुंह दिखाई की रस्म बोल दूं क्लास के टाइम को। खोपड़े में बात गई। तो अगर आप एक दुकानदार हैं, दाम बढ़ रहा है इसलिए आप ज्यादा बेच रहे हैं, मैं भी दुकानदार हूं, दाम घट रहा है इसलिए हम बेचने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे अंदर किसकी आत्मा चली आई? लॉ ऑफ सप्लाई। बट अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट हम ही बेच रहे हैं, दो प्रोडक्ट, दूसरे वाले का दाम कम है, इसका बड़ा है, तो इसको ज्यादा बेचो, इट इज नॉट कॉल्ड एज लॉ ऑफ सप्लाई। बनाने की लागत सस्ती हो गई, सरकार ने टैक्स कम कर दिया, टेक्नोलॉजी बढ़िया आ गई, हम ज्यादा बेचने लग गए, सॉरी, इट इज नॉट लॉ ऑफ सप्लाई। बनाने की लागत बढ़ गई, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, टेक्नोलॉजी घटिया हो गई, सप्लाई गिर गई, सॉरी, इट इज नॉट लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई तभी होगा जब आप सिर्फ कमोडिटी एंड उसके प्राइस से मतलब रख रहे हैं, और किसी भी चीज से अगर मतलब रख रहे हैं तो आप उसको लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं लेके आएंगे। तो स्टूडियस बच्चा कौन होता है? सर डेली जाता है स्टूडियो फोटो खिंचाने, सिंपल वाली फोटो। स्टूडियस कौन होता है? स्टूडियो जाएगा सिंपल फोटो खिंचाने, वो स्टूडियस है? नो।
समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, समटाइम्स इट मे बी गैया's गोबर इन स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन और सनलाइट। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो जब भी दाम के बढ़ने और घटने के हिसाब से हम क्वांटिटी को ज्यादा या कम बेचेंगे, इट इज लॉ ऑफ सप्लाई। किसी और वजह से बेचेंगे तो ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है। समझ में आ गई बात बच्चों? पक्का? और इसी को मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, और इसको क्या बोलते हैं? सप्लाई। समझ गए सब लोग? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? चलिए, कॉपीड एवरीबॉडी? चलो भाई, झटपट एक फॉर्मेट बना लें। और ये टैब्यूलर है कि बच्चों पिक्टोरियल है? टैब्यूलर। तो इसे आप बोलेंगे शेड्यूल। पिक्टोरियल होगा तो उसे आप बोलेंगे कर्व। क्या बोलेंगे बच्चों? कर्व। चलिए बनाना भी स्टार्ट करते हैं। तो एवरीबॉडी इज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रॉ दिस शेड्यूल बच्चों। सब लोग झटपट इस शेड्यूल को बनाएं। एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी एज यूजुअल वुड बी प्लॉटेड, एंड वाई एक्सेस पे बच्चों क्या प्लॉट करेंगे? प्राइस। याद आ रहा है कुछ? चलिए, 4 प्राइसेस हैं और क्वांटिटी को 2 के मल्टीपल्स में 2, 4, 6, 8, 10। प्राइस इज 10, 20, 30, 40 and 50. So it is 2, 4, 6, 8, 10, and here it is 10, 20, 30, 40, 50. I hope so everybody remembers कि y एक्सेस पे प्राइस को क्यों लिखते हैं। मैंने आपको रीजन बताया था। इकोनॉमिक्स में इनकम इज रिप्रेजेंटेड एज y, which is a monetary concept. That's why it is presented on the y axis. ग्राफ की प्लॉटिंग तो भाई सब बच्चों को आती है। चलिए, at ₹10 the quantity supplied is 2 units. 20 रुपए पे कितना होगा बच्चों? ये 4। 30 रुपए पे बढ़ के कितना हो जाएगा? 6। 40 पे बढ़ के कितना हो जाएगा? 8। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए और देखिए एक अपवर्ड राइजिंग स्लोप आएगा। मिल गया बच्चों? नजर आ रहा है सबको? दिस इज नोन एज सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व और सप्लाई शेड्यूल में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? पक्का? अब एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई 6 मार्क्स में, तो पहले आप सप्लाई की एकदम छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लॉ ऑफ सप्लाई का स्टेटमेंट लिखेंगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, फिर वो पॉइंट्स लिखेंगे जो 4 कांस्टेंट रहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स या रिलेटेड गुड्स, इनपुट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, साइज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है? फिर उसके बाद आप ये शेड्यूल बनाएंगे बच्चों और ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे ग्राफ को। In the above figure, x-axis represents quantity supplied and y-axis represents what children? Price. When the price is ₹10 per unit, quantity supplied is 2 at point A. With the increase in price from ₹10 to 20, quantity supplied increases from 2 units to 4 units. ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है, at point B. With the further increase of price to ₹30, the seller is willing to sell more units and quantity supplied increases to 6 units at point C. थोड़ा फ्लारी होना पड़ेगा बीच में लिखने के लिए। And finally, with the highest price of ₹40, seller is willing to sell 8 units of a commodity. Joining all points A to D, we form an upward sloping supply curve. What do we form, children? Upward rising भी लिख सकते हैं, upward sloping supply कर्व। समझ में आ गया लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व क्या है? चलिए, तो इसी के साथ आपका सप्लाई कर्व और शेड्यूल लॉ ऑफ सप्लाई होता है समाप्त।